हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गई हूँ एक नई कहानी लेकर। आई होप ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग कहानी को शुरू करते हैं और देखते हैं इस कहानी में है क्या। नहीं सुनती हो, एक बड़ी खुशखबरी लाया हूँ। रामदयाल बाबू ने ऑफिस से आते ही घर पर अपनी पत्नी की आवाज़ लगाते हुए कहा, आती हूँ जी, आपके लिए चाय बना रही हूँ। पति की आवाज़ सुनकर कविता जी ने किचन से ही जवाब दिया और अगले 5 मिनटों के अंदर सविता जी चाय और नमकीन लेकर आई और रामदयाल बाबू के पास सोफे पर बैठते हुए पूछा, हाँ कहो जी, क्या बात है? महुआ दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ गई है? ट्यूशन के लिए गई है। हाँ ही आ ही रही होगी। अच्छा अच्छा, आज अमरकांत बाबू मेरे ऑफिस आए हैं। वही ना जो केसर बाग में रहते हैं? हाँ हाँ वही। उसका इकलौता लड़का सर्वेश अच्छी नौकरी सरकारी पा गया है और वे भी अपनी महुआ को अपने हाथ अपने बेटे के लिए मांग रहे थे। रामदयाल बाबू ने खुश होकर अपनी पत्नी को बताया, यह तो बड़ी खुशी की बात है जी। आज के समय में ऐसा कहाँ होता है। दहेज भी दो और चप्पल भी खींचो, तब जाकर कोई अच्छा लड़का मिलता है। सविता जी काफ़ी खुश थी। अपनी महुआ भी तो लाखों करोड़ों में एक है, रूप गुण सब में अव्वल। रामदयाल बाबू ने गर्व से कहा। महुआ ने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा, अपने माँ पापा की आवाज़ सुन के उसके कदम ठिठक गए थे। पिता के मुंह में अपनी शादी की बात सुनकर अच्छा नहीं लगा था। वह लगभग गुस्से में घर के अंदर आई और बोली, पापा मुझे अभी पढ़ना है, मेरी शादी वादी का तो अभी सोचिए ही मत। अरे बेटा, जो रिश्ता खुद चल कर आया है उसे कैसे ठुकरा दूँ? रामदयाल बाबू ने बोला। कहा, बिटिया तुम अंदर जाओ, मैं आती हूँ तो बात करेंगे। सविता जी ने महुआ को बोलने का एक मौका दिए बिना कहा। रामदयाल बाबू सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे और अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। वेतन की सीमित आमदनी में अपने परिवार का पालन पोषण लखनऊ जैसे शहर में रहकर कर रहे थे। महुआ के अलावा उनका एक बेटा था, पीयूष, जो महुआ से छोटा था और इंजीनियर में फर्स्ट ईयर में था। आज संडे था और महुआ को देखने अमरकांत बाबू अपनी पत्नी सुनैना को और उनके बेटे सर्वेश को साथ लिए हुए आए थे। महुआ सबको पहले से ही पसंद तो थी ही, यह बस रस्म के लिए हो रहा था ताकि शादी से पहले सर्वेश को महुआ को मिला दिया जाए और दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ ले। इसीलिए महुआ को लिविंग रूम में आते देख अमरकांत ने कहा, बेटा हम बूढ़ों के बीच तुम दोनों क्या बैठोगे? दूसरे कमरे में जाकर बातचीत कर लो। आजकल के चलन के मुताबिक लड़के लड़की को एक दूसरे को समझना अधिक जरूरी है। क्या कहते हैं रामदयाल बाबू? अमरकांत जी ने रामदयाल बाबू की तरफ स्वीकृति के लिए देखा। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं भी यही चाहता हूँ कि दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान ले। रामदयाल बाबू ने अमरकांत जी को हमें हाँ मिलाई। सर्वेश ने महुआ को पहले से देखा ही था और उसकी खूबसूरती पर वह फिदा था। महुआ को भी बातचीत में सर्वेश पसंद आया। माता पिता का दबाव था कि उसी से शादी के लिए हाँ कह दिया। फिर क्या था, आनन फानन में सगाई और शादी की तारीख भी पक्की हो गई। महुआ दुल्हन बनकर अमरकांत बाबू के घर आ गई। अगले दिन ही अमरकांत बाबू के घर में तूफान आ गया जब घर की महिलाओं ने स्वागरात के पलंग पर बिछी सफ़ेद चादर को बेदाग पाया। सर्वेश भी पूरी तरह गुस्साया हुआ था और रात में ही महुआ से संबंध बनाने के बाद उससे लगातार पूछे जा रहा था, बता तूने तो पहले किसी के साथ संबंध बनाया था? सर्वेश का यह सवाल सुनकर महुआ ने दुख और अपमान में डूबकर कहा, किसी से नहीं। तू ऐसा क्यों बोल रहे हो? अगर किसी से नहीं बनाया तो तुम्हारा ब्लड चादर पर क्यों नहीं लगा? तुम्हें वह दर्द क्यों नहीं हुआ जो सभी वर्जन लड़कियों में होता है? कहते हुए सर्वेश रात को ही उठकर कमरे से बाहर जाने लगा। मेरी बात तो सुनिए। महुआ ने सर्वेश से कुछ कहने की कोशिश की। मुझे झूठे मन गढ़ंत कहानियाँ सुनने का कोई शौक़ नहीं है। बोलते हुए सर्वेश तेजी से रूम का बाहर चला गया और सुबह अपने बेटे और मेहमानों के साथ सोया देख सुनैना जी का माथा टनका तो वह दंदनाते हुए सीधे महुआ के पास सवाल करने पहुंची। महुआ बेड पर अपने घुटनों पर अपना सर छुपाए उदास बैठी थी। गालों पर उसके आंसुओं के सूखे निशान थे। आते ही सुनैना जी ने पहली तीखी नज़र से महुआ को देखा और फिर बेड में बिछी चादर पर नज़र दौड़ाई। कोरा चादर और बहू का हुलिया देख समझ गई कि सारी बात आ गई। फिर क्या था, घर में तूफान ऐसा उठा कि किसी ने महुआ को पानी के लिए पूछा भी नहीं और उसे धिक्कारने और सिला जारी रखा।
अमरकांत जी ने रामदयाल बाबू को फ़ोन कर कड़ी आवाज़ में कहा, आपने पहले पल्ले अपनी चरित्रहीन लड़की को बांध दिया। सुबह सुबह अमरकांत जी ने यह बात सुन रामदयाल बाबू एकदम से चकरा गए और अटकते हुए कहा, यह क्या कह रहे हैं समझिए आप। लेकिन अमरकांत जी ने सवाल का जवाब देने के बजाय अपने ही रोन में कहना जारी रखा, अगर आपकी बेटी का चक्कर किसी और लड़के से था तो हमें शादी के लिए मना कर देना चाहिए था, और आइए और अपनी बेटी को यहाँ से ले जाइए। इतना कह के अमरकांत जी ने फ़ोन रख दिया। रामदयाल बाबू ने घबराकर सारी बात अपनी पत्नी सावित्री को बताई और महुआ से कॉल करके कहने को कहा। शादी में आए मेहमानों से अभी घर भरा था, इसीलिए सविता जी अपने कमरे में गई और दरवाज़ा बंद कर महुआ को सारी बात की जानकारी ली। फिर बाहर आ रामदयाल बाबू से बोली, महुआ के ससुराल चलिए, उन्हें गलतफहमी हो गई है, उसे दूर करना जरूरी है। कुछ देर के बाद रामदयाल बाबू और सविता जी अमरकांत जी के लिविंग रूम में अमरकांत जी सुनैना जी का सर्वेक्ष के सामने अपराधियों की तरह बैठे थे। महुआ को भी बुला लिया गया और वह बिखरे बाल अस्त व्यस्त कपड़े में ही आकर अपनी माँ के सट बैठ गई थी। सविता जी सबको एक कागज़ दिखाते हुए कह रही थी, देखिए ये मेडिकल रिपोर्ट। जब महुआ 13 साल की थी तभी एक दिन वह स्कूल से आते हुए साइकिल से गिर गई थी और महुआ को एकदम से याद आया वह साइकिल से गिरी थी और उसके दोनों जांघों के बीच बहुत तेज चुभन हुआ था। शायद वह रास्ते में पड़ा कोई पत्थर था और उसकी अपनी पैंटी खून से ही भर गई थी। खूब दर्द हुआ था। घर आकर उसने जब कविता जी को सारी बात बताई थी तो सविता जी उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले गई थी। तभी सविता जी ने आग्रह पर डॉक्टर ने उसे विजिनेटी झिल्ली का एक्सीडेंट में फट जाने का रिपोर्ट लिखकर सविता जी को दिया था। वह रिपोर्ट सविता जी, सुनैना जी और सर्वेश को दिखाकर संतुष्ट करना चाह रही थी। कोई कुछ बोलता उससे पहले ही सर्वेश ने कड़े शब्दों से कहा, मैं नहीं मानता इसे। आपको पता है कि आपकी बेटी वर्जन नहीं है, इसीलिए आपने ऐसी रिपोर्ट बनवा कर रख ली होगी। आप इसे ले जाइए, मैं किसी की जूठन को अपने पास नहीं रख सकता। सर्वेश की बात सुन के रामदयाल का चेहरा तमतमाता गया। उनका यह मन किया कि एक बार पूछे कि तुम्हारा विजिनिटी का क्या प्रमाण है, लेकिन मौके की नजायत देखकर उन्होंने बस इतना ही कहा, महुआ बेटा, आपने कपड़े और मेरे दिए गहने लेकर आओ और मेरे साथ अपने घर चलो। कुछ मिनटों के बाद रामदयाल जी अपनी बेटी महुआ को हाथ पकड़ते जाते हुए बोले, गलती मेरी थी कि ऐसे खोखले लोगों को अपनी बेटी को सौंप दी। अपने घर वापस आने के हफ्ते भर बाद महुआ ने रामदयाल बाबू से कहा, पापा मैं अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हूँ। हाँ बेटा, तुम कल से कॉलेज जाना शुरू कर दो। 1 महीने बाद एक दिन महुआ कॉलेज में आई तो सविता जी बोली, माँ भूख लग गई है, कुछ खाने को दे दो। तू जाकर हाथ मुँह धो लो, मैं ले आती हूँ। 3-4 मिनटों के बाद सविता जी जब प्लेट में पराठी और बिस्किट लेकर महुआ के कमरे में पहुंची तो महुआ की हालत देख के उसने मुंह से जोर से चीख निकल गई। महुआ अपने बेड पर बेहोश पड़ी थी। सविता जी ने जल्दी एम्बुलेंस बुलाया और महुआ को लेकर डॉक्टर के पास गई तो चेकअप में डॉक्टर ने बताया कि मुबारक हो, महुआ माँ बनने वाली है। घर आकर सविता जी ने यह बात रामदयाल बाबू को बताई। उन्होंने कहा, मैं जाकर अभी सर्वेश जी और अमरकांत बाबू से बात करता हूँ, शायद बच्चे के आने के बाद उसके मन पिघल जाए, वे महुआ को वापस बुला ले। दूसरे कमरे में अपने पापा की बात सुनती महुआ ने आकर कहा, नहीं पापा प्लीज़ आप वहाँ नहीं जाइए, इतना अधिक अपमानित होने के बाद वहाँ दोबारा नहीं जा सकते हैं आप। 8 सालों के बाद दिल्ली के ऑफिस में एक युवा अधिकारी अपने सीनियर से लगातार बहस किए जा रही थी। सर, आई एम सॉरी, आतंकवादियों का यह टीम कश्मीर बॉर्डर से देश में नहीं आई है, फिर कहाँ से आई है और तुम्हारे पास इसके क्या सबूत है? सर, कश्मीर बॉर्डर पर हमारे जवानों का सख्त निगरानी है और वहाँ से किसी प्रकार का मुठभेड़ की कोई खबर नहीं आई है। यानी आतंकवादी दस्तों के बिना कोई रिस्क लिए घुसपैठ की है तो निश्चित रूप से उन्होंने कोई तरीका या रास्ता अपनाया है घुसपैठ का। एसएसपी महुआ, तुम्हारी बात में तो दम है, हमें इस केस पर को अलग नज़र से हैंडल करना होगा, एसपी गुलेरिया ने कहा। क्यों न इस केस को एसएसपी महुआ को हैंडल करने के लिए दिया जाए, पास बैठे डीआईजी अहमद हुसैन ने कहा। यह सुनते ही आप कब तक चुप बैठे?
NII चीफ IIG अर्पणा बोस ने कहा। हमारे पास एक बहुत इम्पोर्टेंट केस है लखनऊ का और SSP महुआ अभी जूनियर है, तो इसे टेररिस्ट जैसे इंटरनेशनल केस नहीं दे सकते, क्योंकि इस केस में हमें रो की भी हेल्प लेनी होगी। अंडरस्टैंड मैडम सर। SSP महुआ आप लखनऊ केस सॉल्व करें और मैं SSP गुलेरिया टेररिस्ट केस का नाम करते ही DIG अहमद ने कहा। यस सर, एक डाउट है सर महुआ। यस गो अलेट, IG अर्पणा बोस ने कहा। मैडम सर, क्या आपको विश्वास है कि लखनऊ केस में अकेले सॉल्व कर लूँगी? यस SSP महुआ, तुम अपने बैच में ISP टॉपर रही हो और मैं तुम्हारा सारा रिकॉर्ड पहले से चेक कर लिया हूँ। मुझे 100% विश्वास है कि तुम यह केस ज़रूर सॉल्व कर लोगी। IG अर्पणा बोस ने महुआ का मोटिवेट करते हुए कहा। थैंक्स मैडम सर। SSP महुआ, यह लीजिए केस का फाइल, अच्छे से स्टडी कर लीजिए और कहीं भी डाउट हो तो मुझसे डिस्कस कर लीजिए। SSP गुलेरिया ने महुआ को फाइल देते हुए कहा। काफ़ी सर, महुआ ने SP गुलेरिया को फाइल देते हुए कहा। और हाँ, अपनी टीम को लेकर लखनऊ जाना, कई तरह के झमेले सामने आ सकते हैं। अर्पणा बोस ने महुआ को हिदायत दी। काफ़ी मैडम सर, मैं मीटिंग में जा सकती हूँ, महुआ ने कहा। यस। अपनी केबिन में आकर महुआ मोबाइल टेबल पे रखी और टेबल के एक साइड रखा पानी गिलास उठाकर एक सांस में ही पानी थम से अपनी चेयर पर बैठ गई। लखनऊ के नाम पर पिछली कुछ यादें जहन में ताज़े हो गई थी। किसी हद तक अपमानित किया था सर्वेश और अपने परिवार में। उफ, जब पापा माँ मुझे अपने घर लेकर आए थे तो मैं उस मजबूत रिश्तेदारों की सांवलिया निगाहों मेरे शरीर में कैसे भेद गई थी। वह तो नंदिनी बुआ ने आगे बढ़ के इतने सवालों के आड़े हाथों में अब को फटाफट, तो मैं इस दिन सवालों में जलती सलाखों में झुलने से बच गई थी। लेकिन बाद में आस पड़ोस वाले जनी दबी जबान में कुछ न कुछ कहते हुए रहते थे। उस पर प्रेगनेंसी का पता चला तो माँ पापा अबॉर्शन कराने ले गए थे, पर लगातार तनाव में रहने से मेरी हेल्थ कंडीशन झेलने पर भी नहीं थी। अब डॉक्टर ने साफ कह दिया, बेटी की ज़िंदगी चाहते हो तो एबॉर्शन की बात भूल जाइए। और हम सब ईश्वर से यही मर्जी मानकर वापस आ गए थे। पर जिसका डर था माँ पापा को, वही हुआ। जैसे ही उभर कर सामने आई, लोगों ने जीना हराम कर दिया। लोगों को तरह तरह के तानों व्यंग बानों, रोज़ मेरा और पापा का हृदय लहूलुहान होता रहता था। वह तो उस दिन नंदिनी बुआ दिल्ली से लखनऊ आकर ऑफिस के काम में आई थी, तो माँ ने रोते हुए अपना सारा दुखड़ा कह सुनाया। सुनकर बुआ ने कहा, भाभी अपनी महुआ बेटी छोटी है, तभी मैंने कहा था मुझे दे दो। ईश्वर ने खुद का बच्चा तो भाग्य में लिखा ही नहीं, तो महुआ को ही अपनी बेटी बना पालूंगी। लेकिन उस समय तुम और भाई दोनों बेटियां को मुंह में ऐसे डूबे हुए थे कि मुझे ना बोल दिया। हाँ दीदी, जब गोदी में उतरकर बिटिया दी ना गई मुझसे, पर आप तो दूर रहकर इसका अपना नेह लुटाती रही। इसका नाम महुआ भी तो आपने ही दिया था, माँ ने अपनी आंसू पोंछते हुए कहा। पुरानी बातें छेड़ो भाभी, छोड़ दो, अब दे दो महुआ को मुझे। वहाँ दिल्ली जाकर महानगर में किसी से कोई पूछता नहीं। महुआ ना सही, महुआ के बच्चे को गोद में खिलाकर जीवन के साथ पूरी कर लूँगी, बुआ ने माँ से मुस्कुराते हुए कहा। जब पापा ने बुआ को यह बात सुनी तो आंखें भरी और बस इतना ही कह दिया, दीदी तुम्हारे पास यह समस्या का कोई ना कोई समाधान होता ही है, हर समस्या का। ले जाओ अपने साथ, आज बिटिया तुम्हारी हुई आज से। तब से मुझे दिल्ली आकर बुआ और फुआ जी में कितने नाजों से मेरा ध्यान रखा। हर ज़रूरत, हर चीज़ बोलने के पहले ही मुझे मिल जाती थी। और माही के जन्म के बाद बुआ VRS लेकर घर पर बैठ गई और मुझे पूरा अच्छे से तैयारी करने का प्रेरित किया। कितनी मेहनत की थी जब मैंने रात भर माही के साथ जागना और दिन भर घर के काम में जल्दी जल्दी बुआ का हाथ बटा कोचिंग के लिए जाना, कोचिंग से आकर जो समय मिल जाए उसमें पढ़ाई करना। आज बुआ ना होती तो शायद मैं पुलिस की जॉब भी ना पाती और ना ही अपने बेस्ट परफॉर्मेंस के कारण NIC में मेरा सिलेक्शन हो पाता। सर्वेश और उसका परिवार ने तो मुझे जिंदा ही मार दिया था। सोचते हुए महुआ ने एक लंबी सांस ली और अपने आँखों में
आंसू भर आई। आंसू पोंछ टेबल पर पड़ी फाइल उठाकर खोलकर पढ़ने लगी। अभी वह 2 ही 3 पेज पढ़ पाई थी, उसका मोबाइल में रिंग बजने लगा। उसने मोबाइल उठाकर देखा तो माही का स्कूल से प्रिंसिपल का फ़ोन था। महुआ ने जल्दी ही फ़ोन रिसीव किया। दूसरी तरफ प्रिंसिपल आवाज़ लगाई, मैम आपको अभी स्कूल आना होगा। यह सुनते ही महुआ घबरा गई और फाइल बंद कर तुरंत अपने केबिन से बाहर निकल आई। ड्राइवर को स्कूल चलने का आदेश दिया। स्कूल में सारे बच्चे अभी अभी छुट्टी हुई थी और अपना पेरेंट्स उन्हें लेने के लिए गेट पर खड़े थे। स्कूल बस में जाने वाले बच्चे निकल चुके थे। महुआ तेजी से चलती हुई प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ जाने लगी। तभी एक टीचर ने आवाज़ दी, मैम इधर आइए, माही यहाँ है। महुआ ने आवाज़ की दिशा का नज़र दौड़ाई तो वहाँ टीचर्स की भीड़ में गोलाई बनकर खड़ी थी, पर माही उन्हें कहीं नज़र नहीं आई। यह देख महुआ अधिक घबरा गई। माही को कुछ तो हो तो नहीं गया। महुआ लगभग दौड़ती हुई टीचर्स के पास पहुंची तो देखा माही बेहोश पड़ी है और एक डॉक्टर के पास बैठा उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। महुआ ने जल्दी ही आगे बढ़कर माही को गोद में उठा लिया और डॉक्टर से बोली, क्या हुआ डॉक्टर, माही बेहोश क्यों हो गई? कोई खास बात नहीं लग रही है मुझे। हाँ, चेकअप में बस आयरन और विटामिन डी की कमी लग रही है। मैं मेडिसिन और कुछ ब्लड टेस्ट लिख देती हूँ, उसे कराकर एक बार मुझे दिखा दीजिएगा और थोड़ा हेल्दी फ्रूट्स खिलाने में ध्यान दीजिए। श्योर डॉक्टर, लेकिन मेरी माही को होश कब आएगा? पूछते हुए महुआ की आंखों में आंसू भर आए। अभी 5-10 मिनट में आ जाएगा। मैंने इंजेक्शन लगा दिया है। बहुत अधिक चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस उम्र में बच्चों को अक्सर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। जब इसका जन्म हुआ था तो क्या यह अंडरवेट थी? हाँ, कहते हुए महुआ ने सिर झुका लिया। उसे एकदम से याद हो गया कि प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में दुख और गुस्से से वह अक्सर खाना ही नहीं खाती थी। वह तो बुआ ने उसे काफ़ी समझाया, तब जाकर उसने अपना ख्याल रखना शुरू किया था। डोंट वेरी, थोड़ी केयर से सब नॉर्मल हो जाएगा, डॉक्टर ने कहा। तभी माही को होश में आ गया और उसने आंखें खोली। पास में महुआ को देखकर धीरे से कहा, मम्मा आप यहाँ? यह तो आपका ऑफिस आवर है ना? माही की बातें सुनकर महुआ की आंखें फिर से भर आई। उसने माही को माथा चूमते हुए कहा, तेरी तबीयत खराब हो गई थी ना बेटा, इसीलिए चली आई। चलो घर चलिए अब। ओके मम्मा। माही को महुआ के साथ घर आया देख बुआ जी चौंक गई। महुआ ने उन्हें सारी बात कहा। मैं माही की दवाई लेकर आई हूँ और ब्लड सैंपल के लिए लैब को भी कॉल कर दिया है। वह अभी थोड़ी देर में आकर कलेक्ट कर लेगा। अरे ठीक है ना महुआ, तू मुझे केवल परेशान कर देती है। मैं सारा कुछ मैनेज कर लूँगी, नंदिनी बुआ ने कहा। हाँ बुआ, लेकिन मुझे एक केस के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए लखनऊ जाकर रहना होगा, इसीलिए सोचा जितना जल्दी कर सकती हूँ कर लेती हूँ। ठीक है बेटा, तू ऑफिस जाकर अपना सारा काम कर ले, आगे मैं देख लूँगी। जी बुआ, कहकर महुआ तेज़ी से ऑफिस के लिए निकल गई। ऑफिस जाने के बाद सारा ध्यान केस फाइल में पढ़ने में लगाया। वह जैसे जैसे फाइल पढ़ती जा रही थी, आंखें अचानक से फटी जा रही थी। यह केस में एक सरकारी विभाग में हुए एक बड़े घोटाले के बारे में था, जिसमें कुछ हत्याएं भी हुई थी। महुआ ने फाइल पढ़ने के बाद अपनी टीम को 2 सबसे तेज तलाक इंस्पेक्टर श्रीहरि रंगनाथ और इंस्पेक्टर नैना मोदी, दोनों ही युवा, उत्साही और सॉफ्ट माइंडेड थे। जब दोनों महुआ के केबिन में आ गए, महुआ ने केस की डिटेल देते हुए कहा, हमें कुछ दिनों या फिर कुछ महीनों के लिए लखनऊ में ही रहना होगा। जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता, हमें पूरी फोकस के साथ यह काम करना होगा। सुनते ही नैना ने चिढ़कर श्री हरि की तरफ देखते हुए कहा, मैडम सर, मैं श्री रंगनाथ के साथ नहीं रह सकती। क्यों, क्या हुआ? महुआ ने आश्चर्य से पूछा। यह जब सांभर चावल हाथ से सुड़ुप सुड़ुप करते हुए खाता है तो मुझे घिन आती है, नैना ने मुंह बनाकर कहा। मैं भी इसके साथ नहीं रह सकती जी। जब यह ढेकला चपर चपर मुंह में बजा बजा कर खाती है तो मुझे उल्टी उल्टी लगता है। जब श्री हरि रंगनाथ ने मुंह बनाते हुए कहा। नैना और रंगनाथ जी की बात सुन महुआ सर पकड़ लिया, फिर कुछ सोचकर बोली, ठीक है, अभी तुम दोनों ने जो कहा मैं DIC सर को लिख कर दे देती हूँ और उन्हें कहती हूँ तुम दोनों को जगह मेरी टीम को दूसरे इंस्पेक्टर दें। वाकई यह बात सुनते ही दोनों नज़रें झुकाए। श्रीहरि ने तुरंत कहा, मैडम सर चलो, मैं आपके खातिर इसको बर्दाश्त कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। दोनों ने यही बात बोली।
बस ये सांभर चावल खाते खाते मेरे सामने नहीं रहेगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है जी, मैं सांभर चावल खाते अपने रूम में ले जाऊंगी। तो आप खुश हैं ना? हंसते हुए कही। थैंक यू रंगनाथ मैडम सर, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, नैना ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, अब दोनों का कोई कन्फ्यूजन तो हो ही नहीं सकता। हम कल दोपहर को अपनी कार से लखनऊ के लिए निकलेंगे ताकि किसी को हमारे आने का कोई भनक ना मिले। अब तुम दोनों केस फाइल को ठीक से पढ़कर इंस्पेक्टर पॉइंट्स अलग डायरी में लिख दो। कॉफ़ी मैडम सर, दोनों ने कहा और फाइल लेकर केबिन्स के लिए निकल गई। लखनऊ पहुंचने पर महुआ अपने माँ पापा के मिलने गई, लेकिन कुछ काम सतर्कता के गेस्ट हाउस में ही श्रीहरि और नैना के साथ रुकी थी। तीनों ने देर रात बैठकर केस सॉल्व करने के लिए एक स्ट्रेटजी बनाई और फिर अपने अपने कामों करने के बाद आराम करने के लिए चले गए। अगले दिन स्ट्रेटजी के मुताबिक महुआ अकेली सिविल ड्रेस, टाइट जीन्स और फ्लावर शर्ट पहनकर सिटी एसएसपी आलोक मोहम्मदार से मिलने गई। हाई मिनिस्टर मोहम्मदार MSSP महुआ फ्रॉम SIP। आलोक मोहम्मदार महुआ का तेवर देखकर थोड़ा चिढ़ गया, क्योंकि वह महुआ का सीनियर बैच में IPS अधिकारी था, लेकिन कुछ बोल नहीं सका क्योंकि महुआ अपने प्रोटोकॉल के मुताबिक अब उसकी जूनियर का कलीग नहीं थी। थोड़ा सा कुड़ते हुए मुंह बनाकर कहा, ओह आई सी, कहो तुम्हारी क्या हेल्प करूं? महुआ का चेयर पर बैठने हुए केस के मुताबिक का लिस्ट मांगी। मुझे केस का सस्पेंड लिस्ट चाहिए। बीच केस SP मोमदार अनजान बनते हुए जानबूझकर कहा, प्लीज़ आप अपना मेल चेक करें, डिटेल मालूम हो जाएगी। मैं इस बारे में अधिक नहीं बात कर सकती क्योंकि दीवालों का भी कान होते हैं। समझ गया, वेट ऑन टाइम। और SP मोमदार ने अपनी कुर्सी से उठकर अपने केबिन पे रखे अलमारी के लॉक खोलकर एक रेड कलर का फाइल निकाल महुआ को पकड़ा दी। फाइल लेते ही महुआ ने इसको बस उसे खोलकर पढ़ना शुरू किया। लिस्ट लंबी थी और दूसरे पेज में पहुंचते ही एक नाम पर वह रुक गई। उसकी आंखों आश्चर्य से फटी रह गई। उसने तुरंत फाइल बंद कर वहां से बिना कुछ कहे जल्दी से निकल गई। महुआ का जाता देख SP को बहुत बुरा मुंह बनाते हुए अपने आप में बड़बड़ाया, ये NIA वाले अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं। और वह महुआ को कुछ ज़्यादा ही अकल रही थी। इसका कुछ करना होगा। गेस्ट हाउस पहुंचकर महुआ अपने दोनों इंस्पेक्टर के साथ मिलकर सस्पेंसेड मुजरिमों का बायोडाटा खंगालने लगी। तभी उसका मोबाइल रिंग से उठा। उसने मोबाइल उठाकर देखा तो कोई अनसेव्ड नंबर था। उसे देखते ही महुआ से मुंह से निकल पड़ा, अरे ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा नंबर कैसे लीक हो गया? मैडम सर, मैं इस मैटर में अभी देखता हूँ, आप कॉल पिक करें। तभी हम कॉल करने वाले नंबर का ट्रेस पर लोकेशन से पता कर ली। स्वयं नैना कहते हुए महुआ को कॉल रिसीव किया तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई, सुन SSP, जैसे आई है वैसे चुपचाप लौट जा। सस्पेंस लिस्ट में तेरे कसम सुरेश का भी नाम है, यह तो तुमने देख ही लिया होगा। और सुरेश ने तेरे साथ जो स्वागरात मनाई थी उसका वीडियो हमारे पास है। तेरे खस्म ने उस रात का वह वीडियो बनवाया था और तुझे कुछ पता भी नहीं चला। हा हा हा, क्या गजब कमाल लग रही थी तू रे। कौन है बे? गुस्से में तमतमाते हुए महुआ ने कड़े शब्दों में कहा, चिल्ला मत और अपना पुलिसिया रोब में किसी और के लिए बचकर रख। कान खोल के सुन ले, अगर तूने इस केस के इन्वेस्टिगेशन में एक भी कदम आगे बढ़ाया तो तेरी नंगी तस्वीर वीडियो के साथ हम लीक कर देंगे, समझी? दूसरी तरफ बोलने वाले की कड़ी आवाज़ में धमकी दे रहा था। कॉल कट कर दिया। आई होप दोस्तों यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसका अगले भाग नेक्स्ट एपिसोड में देंगे, क्योंकि स्टोरी बहुत लॉन्ग होते जा रही थी, इसीलिए हमने सोचा कि यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में ही देंगे। आई होप दोस्तों आप लोगों से बस यही उम्मीद है कि एक लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली स्टोरी में, लेते हैं आप लोगों से विदा।